आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रकरण यानी पोषण। फर्स्ट चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है 100 कोशी भोजन के लिए आवश्यक है। 100 कोशी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O एवं CO2, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 0.3%, ऑप्शन बी है 0.03%, फिर अगला ऑप्शन सी नंबर है 0.03%, फिर डी नंबर ऑप्शन है 0.21%। इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका 0.03%, यानी ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राहनी भाग है, यानी ग्राहनी किसका भाग है? ऑप्शन दिया हुआ है आमाशय का, ऑप्शन बी है मुख गुहा का, ऑप्शन सी है छोटी आंत का और ऑप्शन डी है बड़ी आंत का। इसमें से सही कौन सा होगा? तो इसमें से सही आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, छोटी आंत का। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, छोटी आंत का। चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो पढ़िए एक बार। ठीक है, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के प्रमुख लक्षण है? सजीवों के प्रमुख लक्षण है। पहला है ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो सभी सजीवों को श्वसन करना बहुत ही जरूरी है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कोशिकाओं के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिकाओं के किस भाग में सजीवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं? तो ऑप्शन पहला है कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी है जीवद्रव्य में और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, जीवद्रव्य में। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप मेरे साथ में रिपीट कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे, ताकि जो अगले साल 2024 में आने वाला 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो ऑप्शन पहला है पोषण, ऑप्शन पहला क्या है? पोषण, ऑप्शन बी क्या है? श्वसन और ऑप्शन सी क्या है? जनन और ऑप्शन डी क्या है? तो जैव प्रकरण। सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव प्रकरण। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अब 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो एक बार पढ़िए आप, फिर हम पढ़ के आपको बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन 100 कोशी होते हैं, यानी जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इनमें से कौन से 100 कोशी हैं। तो चलिए देखते हैं। जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवद्रव्य, ऑप्शन सी है सभी जीव और ऑप्शन डी है सभी हरे पौधे। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो सभी हरे पौधे, क्योंकि 100 कोशी का आप डिफिनीशन जानते हैं। 100 कोशी किसे कहते हैं? तो वैसे पौधे या वैसे जीव
जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित ना हो, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं से तैयार करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ही है ना जो अपना भोजन स्वयं से तैयार करते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो सभी हरे पौधे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार का निर्माण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन पढ़िएगा, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी है H2O का, यानी कि पानी का। और ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का। और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल का। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। मशरूम यानी गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी है परपोषी, और ऑप्शन सी है मृतजीवी पोषण, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मृतजीवी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक को, ऑप्शन बी है रंध्रों को, और ऑप्शन सी है सभी कोशिकाओं को, ऑप्शन डी है परिवहन ऊतकों को। सही ऑप्शन कौन सा होगा, यानी सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए यानी क्लोरोफिल वर्णक को। यानी क्लोरोफिल वर्णक को ही क्षमता है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों कौन गैसों, तो CO2 एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कि पौधों के किन अंगों द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है जड़ के द्वारा, ऑप्शन बी है तना द्वारा, ऑप्शन सी है पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन पहला क्या है, इंटाइल, ऑप्शन बी है इनामेल, ऑप्शन सी है मजागुआ, और ऑप्शन डी है अस्थि। इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो इनामेल। क्या होगा, इनामेल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। लार इनमें से किस ग्रंथि का स्रावन है, यानी लार किसके द्वारा निकलता है। जो मुंह से लार टपकता है ना, बच्चों में टपकता है या तो इंसानों में भी टपकता है। तो जो मुंह से लार निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पैरोटिक ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है जठर ग्रंथि, ऑप्शन डी है आंत ग्रंथि। सही आंसर इसका क्या होगा, तो पैरोटिक ग्रंथि। कौन सा सही होगा, तो पैरोटिक ग्रंथि से हमारा लार निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए जठर रस में क्या क्या मौजूद होता है। तो चलिए देखते हैं जठर रस में क्या क्या मौजूद होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिकम, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा ऑप्शन है पेप्सिनोजन, और आपका डी नंबर ऑप्शन है पी। तो ऊपर के तीनों जठर रस में मौजूद होते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिकम मौजूद होते हैं, म्यूकस भी होते हैं, पेप्सिनोजेन भी होते हैं, आपका पी नहीं होता है। यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए इस तरीके से आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 15 नंबर। इनमें कौन सा मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है, तो छोटी आंत का भाग नहीं है। पहला देखते हैं कोलन, पहला ऑप्शन क्या है,
कोलन। दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ड्यूओडिनम। फिर ऑप्शन सी है इलियम और ऑप्शन डी है जेजुनम। यानी यहाँ पे नीचे तीनों का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो छोटी आंत का हिस्सा है, यानी ड्यूओडियम, इलियम और जेजुनम। कौन सा नहीं होगा? तो कोलोन, कोलन। कोलन आपका छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। चलिए आगे आते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? क्या आपको पता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन 3 क्लास के बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 8 से 10 मीटर। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बी है 8 से 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 2 से 4 मीटर और ऑप्शन डी है 1 से 2 मीटर। सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर आपका 8 से 10 मीटर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना के मदद से होती है? यहाँ मदद लिखा हुआ है, क्या है? तो मदद। ठीक है, मदद किस संरचना की मदद से होता है? तो मदद है, पहला ऑप्शन है दांत से, दूसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि से, तीसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी स्वाद कलिकाओं से, ऑप्शन डी है दांत की मज्जा गुहा से। सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर स्वाद कलियों से, स्वाद कलियों से। यानी हम मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किससे पता चलता है? यानी कि अगर कुछ हम खाते हैं तो टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? तो टेस्ट हमें जीभ पर स्थित छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं, यानी जीभ पे छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं स्थित होती है, जिससे कि हमें कोई भी सामान या कोई भी पदार्थ हम खाते हैं ना, तो हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो स्वाद कलिकाएं। चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? या दांतों को अच्छे तरीके से आप सफाई नहीं कीजिएगा तो दांतों पे कौन सा परत जम जाएगा? वही क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन को। पहला है दंत अस्थिक्षय, दूसरा है मज्जा गुहा, तीसरा ऑप्शन है डेंटाइल और ऑप्शन डी है दंत प्लांट। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो दंत प्लांट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो दंत प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से हम याद करते चलेंगे और आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन से मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? यानी मुख गुहा में वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला है अर्गनास्य, शायद टाइपिंग में गलत हो गया, अर्गनास्य होगा। दूसरा होगा आपका पैरोटी, तीसरा है सबमेंड्यूलर, फिर ऑप्शन आपका डी है सबलिंगुअल। तो इसमें से लार ग्रंथि में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो आपका अर्गनास्य नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए। आते हैं अगला। आहार नाल में कर्मांकुचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, ठीक है ना, वो शायद ड्राइंग से क्वेश्चन था कि अगर कोई फिगर है, चित्र है, उसमें आहार नाल में कर्मांकुचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो सही आंसर उसका क्या होगा? तो संकुचन होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए आगे आते हैं। इनमें कौन अवशेषी अंग है? यानी अवशोषी अंग कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऊपरी गामी कोलन, ऑप्शन बी है अनुपस्थ कोलन, ऑप्शन डी है अपेंडिक्स, ऑप्शन डी है अधोगामी कोलन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो सही आंसर अपेंडिक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो अपेंडिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है? क्या पता है आपको? मनुष्य में भोजन पचने की क्रिया, यानी जो भोजन हम करते हैं वो कहां से आरंभ होती है पचना? तो ऑप्शन देखिए, मुख गुहा से, ऑप्शन बी है ग्रास नली से,
ऑप्शन सी है अमाशय से, ऑप्शन डी है यकृत से। सही आंसर क्या होगा? मुख गुहा से, यानी मुख गुहा यानी मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। जैसे ही खाने के बाद हमें ढकार आता है तो हमें ये पता चलता है कि हमारा भोजन पच चुका है, यानी मुख से आगे की तरफ जा चुका है। ठीक है, चलिए आइए। और पूर्ण रूप से कहां पचता है? तो छोटी आंत में। इस चीज को याद रखिएगा, भोजन पचना मुख गुहा से शुरू होता है और पूर्ण रूप से कहां पच जाता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुख गुहा, ऑप्शन ए। चलते हैं 23 नंबर। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो क्या कहलाता है? यानी आपको अभी बताया भोजन पूर्ण रूप से कहां पच जाता है? तो छोटी आंत में। तो जब भोजन छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है काइन, काइन। दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन है काइन, दूसरा ऑप्शन है सकस एंटीरिक्स और तीसरा है मल, और आपका डी नंबर ऑप्शन है जाइल, जो कि यही सही होगा। चाइल्ड। कौन सा सही होगा? तो चाइल्ड। जब छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, देख लीजिए, चाइल्ड। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? अमीबा में भोजन का पाचन यानी पूर्ण रूप से भोजन का पाचन किस अंग में होता है? अमीबा में। किसका बात किया जा रहा है? तो अमीबा में। तो याद रखिए, अमीबा किसके द्वारा भोजन करती है? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा किसके द्वारा भोजन करती है? तो कूटपाद के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसका भोजन पूर्ण रूप से कहां पच जाता है? तो चलिए ये देखते हैं ऑप्शन पे। कूटपाद में। कूटपाद में तो भोजन करता है कूटपाद से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है भोजन रसधानी में, तीसरा है केंद्रक में, और चौथा है साइटोप्लाज्मा या तो कोशिका द्रव्य में। यानी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भोजन रसधानी में। पूर्ण रूप से कहां पच जाता है? तो अमीबा में भोजन पूर्ण रूप से कोशिका रसधानी में पच जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा, कैसे होना चाहिए? अमीबा क्या? हमेशा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। किस संरचना से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अभी हम आपको बताएं कूटपाद। किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ही मिला हमारा, कूटपाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पैरामीशियम में भोजन का अंतःहर्षण शरीर के किस संरचना से होता है? तो पहला आपका है ऑप्शन भोजन रसधानी से, ऑप्शन बी है सीलिया से, ऑप्शन सी है कोशिका मुख से, और ऑप्शन डी है केंद्रक से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कोशिका मुख से। किससे हो जाएगा? तो कोशिका मुख से, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल के किस भाग की सबसे लंबाई अधिक होती है? तो देखिए, ग्रास नली की, अमाशय की, छोटी आंत की या बड़ी आंत की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत की। किसकी होगी? तो छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ी होगी। फिर आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो चलिए, अर्गनास्य, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आपका जठर ग्रंथि, और ऑप्शन डी पैरोटिक ग्रंथि। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यकृत। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो यकृत आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे आते हैं। आमाशय की दीवार में होने वाली घाव, पेप्टिक अल्सर, निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक स्रावन से हो जाता है? यानी कौन सबसे अधिक निकलता है तो हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यानी आमाशय की दीवार क्या हो जाती है? तो घाव हो जाता है। आमाशय की दीवार में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है अम्लीय स्रावन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन बी था गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन सी है सक्रिय पेप्सिन, और ऑप्शन डी है म्यूकस। सही आंसर इसका क्या होगा? तो अम्लीय स्रावन। अम्लीय स्रावन अधिक हो जाता है तो आमाशय की दीवारें
दीवारों में घाव हो जाता है, आमाशय की दीवारों में क्या हो जाता है, तो घाव हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगले चैप्टर का वीडियो हम अगले नेक्स्ट डे लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करवाए जाएंगे ताकि एग्जाम में आपको 80% मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए।